दीजिएगा, और ये सब जब हो जाएगा उसके बाद आपको एमसीक्यू बेस्ड एक प्रैक्टिस सेट्स भी दिया जाएगा, जो मैं खुद प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोगों को कोशिश करूंगा, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आज क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लॉन्ग नहीं होगी, शॉर्ट रहेगी। आज फिलहाल हम लोग सिर्फ अटॉर्नी जनरल एंड कैग वाला पोर्शन देखेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं महान्यायवादी। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री एक्चुअली जिसको बोलते हैं। एंड प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, और ही रिमेन्स इन हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। एंड एज सच कोई भी रिमूवल प्रोसीजर उसका डिस्क्राइब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जैसे कि 76 में मेंशन्ड है, उसकी एलिजिबिलिटी अगर बात की जाए क्वालिफिकेशंस की, तो सेम क्वालिफिकेशंस होती हैं जैसे कि एक चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। जो क्वालिटीज, जो एलिजिबिलिटी एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए चाहिए, वही सेम क्वालिटीज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए चाहिए। और इसका जो टर्म होता है वो कोई फिक्स्ड नहीं है कि जैसे बाकी ऑलमोस्ट हर पोस्ट का फिक्स्ड होता है कि 5 साल का होगा कि 6 साल का होगा। एज सच अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कोई भी टेन्योर फिक्स्ड नहीं है। फिलहाल में आप लोग जैसे करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि करंट जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं वो के वेणुगोपाल सर हैं, और जो हमारे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे एमसी सीतलवाद। एमसी सीतलवाद सर थे, वो हमारे इंडिया के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे। और जो अगर ड्यूटीज की जैसे हम बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर ड्यूटीज जैसे होती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिफरेंट डिफरेंट लीगल इश्यूज जो भी प्रेसिडेंट को या यूनियन गवर्नमेंट को लगते हैं, जिन पे कि वो अटॉर्नी जनरल से एडवाइस सीख करते हैं, उन मैटर्स पे अटॉर्नी जनरल उनको एडवाइस, लीगल एडवाइस देता है। और अगर हम बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पावर्स की, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वो सभी प्रिविलेजेस, सभी इम्यूनिटीज अवेलेबल होती हैं, सब कुछ इसको होता है जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को होता है। और जैसा कि अटॉर्नी, आपको बता दूं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंडिया के किसी भी पार्लियामेंट्री हाउस में, बी लोकसभा और राज्यसभा, उसमें जाके वो अपना स्टेटमेंट किसी भी लीगल इशू पर या करंट इशू पर वो अपना स्टेटमेंट दे सकता है किसी भी हाउस में। लेकिन वो, उसके पास राइट टू वोट नहीं पोसेस करता है, ही डजंट पोसेस राइट टू वोट। राइट वोट नहीं कर सकता वो किसी भी हाउस में किसी भी प्रोसीडिंग के लिए। सिर्फ वो अपना स्टेटमेंट दे सकता है, अपना जो उसका है मैटर वो कर सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, और कोई भी एक टेन्योर फिक्स नहीं है इसका। लेकिन ये एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि जब भी गवर्नमेंट बदलती है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चेंज होते हैं। जैसे कि हमारे अभी के वेणुगोपाल सर हैं जो 2014 से कंटिन्यू कर रहे हैं। 2014 में के वेणुगोपाल सर से पहले मुकुल रोहतगी जी थे। तो एक यही रहता है कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को चेंज कर दिया जाता है। और रेम्यूनरेशन, सैलरीज, इस सब की बात की जाए तो जो पार्लियामेंट डिसाइड करती है वही रेम्यूनरेशन, वही सैलरी वगैरह सब उनको दी जाती है। रिमूवल का इनका कोई ग्राउंड है ही नहीं है। और एक बारी मैंने आपको बता ही दिया है कि सभी प्रिविलेजेस, सभी इम्यूनिटीज इनको मिलती हैं जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी जाती हैं। जैसा कि सेंट्रल लेवल पे या यूनियन गवर्नमेंट पे हम देखें तो अटॉर्नी जनरल होते हैं, वैसे ही स्टेट लेवल पे हमारे एडवोकेट जनरल होते हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 165 में मेंशन है। एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सॉलिसिटर जनरल एंड 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का भी प्रोविजन है। और फिलहाल मैं आपको बता ही दिया कि के वेणुगोपाल सर करंट में जो है अटॉर्नी जनरल है, और फर्स्ट जो थे हमारे वो एमसी सीतलवाद सर थे। तो ये लोग, ये चीज़ें जो है आप लोग याद रखिएगा, करंट से भी रिलेटेड है और पॉलिटी में भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है एग्जाम में। आर्टिकल 76 में ये मेंशन्ड है, ये आप लोगों को याद रखना है।
बाकी मैं आप लोगों को जो नोट्स दूंगा, शॉर्ट नोट्स दूंगा मैं आप लोगों को, आप एक बार ही उनको देख लीजिएगा। विल ट्राई टू कीप दोस नोट्स शॉर्ट, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। और ये अटॉर्नी जनरल के बाद आज कैग पढ़ लेते हैं। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। कैग जो होता है वो गार्जियन बोले जाते हैं, प्रिंसिपल गार्जियन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट स्पर्स, और ये जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। क्या है, इनकी जो ड्यूटीज होती है वो ये इंश्योर करना होती है गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है कहाँ से क्या पैसा आ रहा है, क्या बजट कहाँ अलोकेट हो रहा है, वो उस जगह पे अलोकेट हो रहा है, यहाँ कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा, उस सब की जिम्मेदारी वो कैग की होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी जो ड्यूटीज हैं वो 149 में मेंशन है, आर्टिकल 149 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूटीज एंड पावर्स। एंड जो मैंने आपको बताया कि ये हर ईयर का जो लेखा जोखा होता है, जितना भी बजट का, कहाँ से कितना पैसा, किस फंड में से कितना निकला, कहाँ गया, उस सब में एक ऑडिट रिपोर्ट जो है देते हैं पार्लियामेंट को। वो जो ऑडिट रिपोर्ट वो आर्टिकल 151 में मेंशन्ड है। प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, और गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्सन को बोलते हैं, कैग 148 में मेंशन है। सैलरी और जो इनके सब कुछ है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, जो कि एज पर सेकेंड शेड्यूल में, शेड्यूल्स अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा कि सेकेंड शेड्यूल में सैलरीज के बारे में दे रखा है, और थर्ड शेड्यूल में पोस्ट के बारे में दे रखा है। तो एज पर सेकेंड शेड्यूल उनको सैलरी वगैरह जो है सब मिलती है, एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो डिटरमाइन करते हैं वो सैलरीज और वो रेम्यूनरेशन इनको दिए जाते हैं, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनको इनकी सैलरी दी जाती है। अच्छा, इनको अगर बात की जाए कि इनको ओथ कौन दिलाता है कैग को, तो कैग को ओथ दिलाते हैं या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर पर्सन एज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। और एक बार ही अगर ये रिटायर हो जाए, ऐसे इनका कैग का 6 साल का होता है, या तो 6 साल का टेन्योर होता है, अदरवाइज अगर 65 ईयर्स की इनकी एज हो गई तो फिर ये रिटायर हो जाते हैं। सो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए वहाँ पे रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद में ये किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी वेंचर के अंदर या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसी भी ऑफिस में काम नहीं कर सकते, ऐसा जो आर्टिकल में मेंशन है। क्योंकि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, अंदर की जो भी पूरी डिटेल्स हैं सबको इनको पता लग जाती है, तो फिर इनको हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं करता है किसी भी अदर गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने के लिए। और अगर इनके हम रिमूवल की बात करें कि कैग को कैसे रिमूव किया जाता है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही मे बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड्स, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, उन्हीं सेम ग्राउंड्स पे जो है कैग को रिमूव किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज के जो रिमूवल के ग्राउंड्स हैं वो दो ग्राउंड्स हैं, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। मिस बिहेवियर एंड इनकेपेसिटी, ये दो ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। वही सेम ग्राउंड्स हैं हमारे कैग के रिमूवल के लिए। और ये मैं आपको बता चुका कि 6 ईयर्स का टेन्योर या 65 ईयर्स का रहता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी जो सैलरी रहती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रहती है। और फंड्स मैं आपको बता दूं, दो तरीके के होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड और एक होता है कंटिजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड फंड जो है आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में मेंशन्ड है, और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267 में मेंशन्ड है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो नॉर्मल जो प्रोसीडिंग होती है, जैसे कि रेलवे का बजट पास हुआ, या कहीं नया एयरपोर्ट बन रहा है, या कोई प्रोजेक्ट है किसी भी गवर्नमेंट का, उस सब के लिए जहाँ से फंडिंग आती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है, आर्टिकल 266(1) से। और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया यानी कि इमरजेंसी
कि कोई अगर सिचुएशन हो वहाँ पे अगर यूनियन गवर्नमेंट कोई फंड रिलीज करती है, वो आर्टिकल 267 के अकॉर्डिंग करती है। मान लीजिए कि कहीं पे युद्ध वगैरह हो जाए या कहीं पे आप देखते हैं फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं, उस टाइम पे अगर गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर फंड्स वगैरह देगी, तो उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग मीटिंग कर रहे हैं और पार्लियामेंट्री सिटिंग्स हों, उसके बाद सब बिल वगैरह पास किए जाए, तो उतना उस टाइम पे उतना हम नहीं दे सकते। तो इसलिए इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हम लोगों ने एक नया अलग फंड बना रखा है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 267 में मेंशन है। तो इमरजेंसी के लिए जितने भी फंड्स होते हैं, जो भी काम करने होते हैं, वो आर्टिकल 267 के अकॉर्डिंग कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। तो एक बार कैग को रिकैप कर लेते हैं। कैग यानी कि गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, आर्टिकल 148 में मेंशनड है। आर्टिकल 149 में इनकी ड्यूटीज एंड पावर्स मेंशनड है। एंड आर्टिकल 151 में ऑडिट रिपोर्ट्स जो कि ये पार्लियामेंट को पर ईयर सबमिट करते हैं, वो आर्टिकल 151 में मेंशन है। ओथ इनको प्रेसिडेंट दिलाता है, अपॉइंट भी इनको प्रेसिडेंट करता है। और रिमूवल के इनके दो ग्राउंड्स हैं, जो कि सेम ग्राउंड्स जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए हैं। वो दो ग्राउंड्स क्या क्या है? मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी। उसके बाद ओथ की बात की जाए, ओथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाता है। ओथ्स आपको थर्ड शेड्यूल दे रखा है, थर्ड शेड्यूल में ओथ्स दे रखी हैं, और सेकेंड शेड्यूल में सैलरीज दे रखी है। सैलरी इसकी कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करता है इनकी सैलरी वगैरह, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनकी सैलरी जो है चार्ज की जाती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल 266(1). एंड सेकंड फंड कौन सा होता है? कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड का आर्टिकल 267 होता है। और उसके अलावा ये जैसे कि इनका 6 साल का टेन्योर होता है, या फिर 65 ईयर्स की एज के बाद ये लोग रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद ये किसी भी गवर्नमेंट वेंचर, बीटा यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये किसी भी गवर्नमेंट वेंचर में काम नहीं कर सकते, किसी भी ऑफिस में। तो ये हो गया। उसके अलावा सर तो क्या ये अगर बात की जाए एग्जीक्यूटिव का कि पार्ट होते पहले हैं? कौन, क्या भाई? ये सीएजी जो है, जो सीएजी है, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है? जैसे पार्लियामेंट तो बैठ सकता है, अपना स्टेटमेंट दे सकता है, बट वोट नहीं दे सकता है। जी, तो क्या ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट हुआ? ये भाई कार्यपालिका का ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वो तो ठीक है सर, लेकिन ये क्या कार्य? सर, वन मोर क्वेश्चन। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग एक बार पहले पूरा रिकैप करने दीजिए, उसके बाद पूछ लीजिएगा। अदरवाइज आप अपने क्वेश्चंस को यूट्यूब कमेंट से सबमिट कर दीजिए, श्योरली आपको वहाँ रिस्पॉन्ड किया जाएगा, डेफिनेटली। ओके सर, ओके। ओके। तो अगर बात की जाए कि सबसे फर्स्ट क्या कौन थे इंडिया के, सबसे फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे वी नरसिम्हा राव। और प्रेजेंट में कौन है अभी इंडिया में? क्या? जीसी मुर्मू। के जीसी वेणुगोपाल। कौन? जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू है फिलहाल, जो 2020 से ऑफिस में है। जीसी मुर्मू है फिलहाल। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप यूट्यूब कमेंट से सबमिट कर दीजिएगा, वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दूंगा मैं। बाकी कल से रिकैप करेंगे, और ज़्यादा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में इतना ज़्यादा पोर्शन नहीं है। 4 से 5 क्लासेस में पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का हो जाएगा। और उसके बाद आपको जितने भी अब तक अमेंडमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब भी मैं ट्राई करूंगा कराने के लिए। भैया जो ये केग अपनी रिपोर्ट फर्स्ट ये मतलब डायरेक्टली पार्लियामेंट को सबमिट करते हैं या फिर पहले ये प्रेसिडेंट को देते हैं? पार्लियामेंट पे क्वेश्चन आए हैं, मतलब लीव पे सर पार्लियामेंट आंसर। सर, ये जो रिपोर्ट है, ये सर गवर्नर पे, अगर स्टेट से रिलेटेड सर अगर कोई रिपोर्ट आती है तो ये गवर्नर्स को देते हैं कि नहीं देते हैं सर, सीएजी? स्टेट लेवल पे इनकी अलग अथॉरिटी होती है, वो देखते हैं स्टेट का। वहां से फिर सेंट्रल पे ये हायर अथॉरिटी में जाता है। क्या हायर अथॉरिटी सेंट्रल लेवल पे अथॉरिटी है, स्टेट लेवल की अलग अथॉरिटी होती है। पहले वहां से जाएगी रिपोर्ट, उसके बाद कैग के पास जाती है यूनियन के लिए। और फिलहाल आप लोगों को कैग इतना तो इतना
इतना डीप पढ़ने की सर कैग जरूरत तो भी नहीं दोनों है। का इतना देखता है ना, स्टेट और सेंटर दोनों के। बिल्कुल देखता है, लेकिन स्टेट लेवल के लिए पहले स्टेट लेवल की अथॉरिटी, जैसे कि आप लोग देखते हैं जुडिशरी में भी हाई सर कोर्ट, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट लेवल पे कौन सी अथॉरिटी होगी? ये फिलहाल मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं आपको कल बता सकता हूँ ये चीज। सर कैग स्टेट लेवल पे गवर्नर है, और उसके बाद जो अगर सेंट्रल लेवल पे आता है जो कैग, उसका यूनियन के पास है, ओ प्रेसिडेंट के पास है सर। क्या? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टेट लेवल पे होता है ना वो गवर्नर के पास होता है, और जो सेंट्रल लेवल पे होता है कैग का जो रिपोर्ट्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास होता है। स्टेट लेवल पे तो सॉलिसिटर जनरल होता है ना। पार्लियामेंट को सपोर्ट की जाती है, सबमिट की जाती है इसकी रिपोर्ट। कैग जो है वो अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट करता है। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर फोर्थ पिलर भी सीएजी को ही कहते हैं ना? हाँ एग्जैक्टली मैं बताना भूल गया, जो फोर्थ पिलर है वो कैग को बिल्कुल बोलते हैं। आप फॉरगॉट, अच्छा किया बता के मेंशन करके। ओके सर। ओके। सर उन्हें तो पर्स ऑफ द पब्लिक भी कहते हैं, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहते हैं सर। मैंने बताया ना, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स बोलते हैं, मैंने बताया तो ये बात, मेंशन करिए मैंने ये बात। सर फोर्थ पिलर हम प्रेस को नहीं बोलते थे? बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन फोर्थ पिलर इन द सेंस जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर उस सेंस में बोलते हैं, ये फोर्थ पिलर इसको भी बोलते हैं। सर बीआर सर ये अम्बेडकर ने किस कहा था ये। सेंस में होगा ये फोर्थ पिलर? सीएजी को किस सेंस में बोलेंगे फोर्थ पिलर? ये ऐसा डेमोक्रेसी कहीं का फोर्थ पिलर मीडिया होती है और कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ पिलर कैग होता है। ट्रू। और कोई क्वेश्चन किसी का? भैया आप पीडीएफ सेंड कर देना व्हाट्सएप ग्रुप में भी। बिल्कुल मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पीडीएफ आपको डेली के डेली सेंड होंगे। आज के जो नोट्स है वो आपको मैं कल सुबह तक ग्रुप्स में सेंड कर दिए जाएंगे, और बाकी जो क्लासेस होंगी उनके नोट्स आपको क्लास के एक दो घंटे बाद मैं सेंड किया करूँगा डेफिनेटली। सर आप एक बार कॉन्स्टिट्यूशन के चारों पिलर्स ऑर्डर में बता दो। कॉन्स्टिट्यूशन के जो चारों पिलर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तीन है मेनली, तो चौथा जो हम बोलते हैं वो मीडिया को बोल देते हैं। नहीं वो सर डेमोक्रेसी का है, कॉन्स्टिट्यूशन का कैग हो जाएगा। डेमोक्रेसी का मीडिया को बोलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे हम लोग कैग को बोलते हैं जी। ओके, आज के लिए फिलहाल रैप अप सर करते हैं। सीएजी का, सर एक क्वेश्चन है बस, सीएजी का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस 9th है या फिर 9th ए है? इसमें हम कंफ्यूज हैं इसलिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। एक्चुअली इतना डीप पढ़ने की आप लोगों को DU LLB के लिए नीड नहीं है। किसी भी लॉ एंट्रेंस में इतना डीप नहीं आता है। आप प्रीवियस ईयर एक बार उठा के देखिए। सर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस से क्वेश्चन बने थे तो इसलिए पूछा मैंने। कौन से पेपर में बने हैं? स्टार्टिंग के पेपर में, मॉक्स में हमने देखा भी है, और पेपर का हमें ध्यान नहीं है, पर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस से बने थे। एक्चुअली मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि LLB के एंट्रेंस एग्जाम में इतना डीप क्वेश्चन पूछा जाए, बट एक बार फिर भी मैं नोट कर लेता हूँ। मैं आपको नोट्स में ये प्रोवाइड करा दूंगा कि क्या रहता है, कौन सा है इसका प्रेसिडेंट में। ओके ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, फिलहाल रैप अप करते हैं, बाकी कंटिन्यू करें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। बाय। थैंक यू सर।